नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मिडिल ईस्ट में जंग का मैदान सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अमेरिका की सियासत में भी बड़ा संग्राम शुरू होने वाला है। वजह है 60 दिन का वो कानून जिसने अब व्हाइट हाउस की मुश्किलें बढ़ा दी है। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की डेडलाइन खत्म होने के कगार पर है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि बिना कांग्रेस की मंजूरी के शुरू किया गया सैन्य अभियान अब अपनी तय समय सीमा के आखिरी पड़ाव पर है। 2 मार्च से शुरू हुई यह घड़ी अब 1 मई को पूरी होने जा रही है और यहीं से शुरू हो सकता है अमेरिका में बड़ा राजनीतिक टकराव। अब तक रिपब्लिकन नेताओं का समर्थन ट्रंप के साथ रहा, लेकिन अब उनके खेमे से दरार के संकेत मिल रहे हैं। अगर ट्रंप इस डेडलाइन को नजरअंदाज करते हैं तो अमेरिकी कानून के उल्लंघन पर राजनीतिक गतिरोध में फंस सकते हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप इस जंग को आगे बढ़ा पाएंगे या फिर उन्हें पीछे हटना पड़ेगा। तो क्या 60 दिन का एक कानून ट्रंप के लिए बन जाएगा सियासी संकट? क्या मिडिल ईस्ट का युद्ध अब अमेरिकी संसद में नया मोर्चा खोलने वाला है? आज बात इसी मुद्दे पर। सवाल यह भी कि क्या वाकई में 1 मई के बाद विश्व शांति आएगी या विश्व युद्ध होगा? क्या ट्रंप वाकई में उस कानून को मानने के लिए बाध्य है जिसको इससे पहले कई राष्ट्रपति ठुकरा चुके हैं अलग अलग दौर में? क्या वाकई में ट्रंप जो बंदूक के साथ अपने AI वीडियो को और फोटो को शेयर कर रहे हैं, क्या वो बता रहे हैं कि 1 मई से पहले कुछ बड़ा हो सकता है या फिर 1 मई की रात को कुछ बड़ा घट सकता है? और क्या ईरान ये समझ चुका है कि ट्रंप सिर्फ धमकियां देते हैं, फिलहाल ट्रंप कुछ कर नहीं पाएंगे? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल देवानंद जी, विषय विशेषज्ञ एकलव्य सिंह जी और एक्सपर्ट के तौर पर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर विक्रांत सिंह जी हमारे साथ हैं। शुरुआत कर्नल देवानंद जी आपके साथ। क्या वाकई में ट्रंप ट्रस्ट खो चुके हैं? और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके बीते 1 महीने में बयान, फिर डेडलाइन, फिर उसके ऊपर एक और डेडलाइन। क्या वाकई में ईरान को यह लग चुका है कि अमेरिका अब कुछ नहीं कर पाएगा? सिर्फ उस प्रेशर को कितना मैक्सिमाइज किया जा सकता है और ईरान कितने लंबे वक्त तक उस प्रेशर को झेलते हुए बिना शर्तों को माने रुका रह सकता है? दरअसल यही जीत और हार के बीच में तय होगा। आपके विजेंद्र जी, सबसे पहले धन्यवाद। आपके दर्शकों को नमस्कार और जय हिंद। आपके पहले सवाल का जवाब है कि क्या ट्रंप विश्वास खो चुके हैं। ये मैं जितना भी अंतर्राष्ट्रीय जो मीडिया में चीज़ें आ रही हैं, वहाँ के नागरिकों की इच्छाओं, उनकी जो रेटिंग है वो कमज़ोर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आखिरी सवाल पे आता हूँ, क्या इनके युद्ध को रोकेंगे या युद्ध की स्थिति क्या लेके जाएंगे? देखिए, जैसे जिस प्रकार से कानून है ये 1973 का जो बनाया गया था, वैसे तो 1787 का था ये एक पुराना कानून, जिसके अंतर्गत अमेरिकन कांग्रेस युद्ध की घोषणा करती थी और युद्ध का संचालन प्रेसिडेंट करने का अधिकार था। पर 1973 में उन्होंने एक अलग तरह का कानून बनाया जिसके अंदर ये बताया गया कि भाई प्रेसिडेंट, इनके जो राष्ट्रपति हैं, ये युद्ध शुरू कर सकते हैं पर 48 घंटे के अंदर इनको खबर देनी होगी कांग्रेस को और 60 दिनों के अंदर इसको समाप्त करना होगा, कुछ ऐसा है। और उसमें भी 30 दिन का ग्रेस पीरियड देने का एक प्रावधान है। पर ये प्रावधान के अंतर्गत जो बात है, इनको रोकने वाला कौन है? रोकने के लिए इनको कांग्रेस रोक सकती है अगर चाहे तो, पर कांग्रेस के अंदर भी 2 दुविधाएं हैं। पहला अपने वोटिंग पावर से रोकने का, दूसरा जो आर्थिक प्रतिबंध है कि भाई पैसा जो चाहिएगा कहां से आएगा। दोनों केस में कांग्रेस आज के दिन डिवाइडेड है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक दोनों डिवाइडेड हैं। और जहां तक राष्ट्रपति का ताल्लुक है, जो इनकी पार्टी है जो पावर में है, जो रिपब्लिक्स हैं, वो इनके साथ खड़े हैं। तो जहां तक इसका कांग्रेस का इनके रोकने का सवाल है, मैं नहीं देख पा रहा हूं कोई इनको रोक पाएगा। आज के दिन वो उस रथ पर सवार हैं जिनको वो खुद ही रोक सकते हैं। यहां पर जो कल की जो परिस्थिति जिसमें रोकने की बात कर रहे हैं, आपने सही कहा,
रोज ये बयान बदल रहे हैं। पर मैं इन बयानों को ज्यादा एक सैनिक होने के नाते मैं तवज्जो नहीं देता हूं, क्योंकि देख सैनिक कमांडर को डिसेप्शन प्लान भी करने पड़ते हैं, कुछ बोलना पड़ता है, और सारे प्लान पब्लिक करेगा तो वो कमांडर किस बात का है। तो इसलिए जो उनके बोलने पे ना जाते हुए इतना जरूर है कि आज के दिन स्थिति ऐसी होगी कि कल ट्रंप और इन दोनों ने जो रूस के अपने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इनकी बात हुई है, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और भारत के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है, और पाकिस्तान ने एक अजीब सा कर्मकांड कर दिया। उन्होंने 6 पॉइंट्स खोल दिए हैं ईरान के लिए ट्रेड चीन की तरफ करने के लिए। तो ये इस गतिविधि के अंतर्गत मैं जो एक चीज देख रहा हूं, मैं यही कह सकता हूं कि जिस प्रकार से ईरान के हथियार का इस्तेमाल अमेरिका ने किया, ईरान ने क्या किया, ब्लॉकेड किया, अमेरिका ने उसका ब्लॉकेड कर दिया, और उसके अंतर्गत अब ये लग रहा है कि ईरान की जो IRGC है, ईरान में तो कोई तंत्र खत्म है, IRGC अगर मैं सोच पा रहा हूं जितना भी, कोई भी कंडीशन के अंदर किसी प्रकार का अगर अब वो युद्ध को शुरू करता है तो मैं मानता हूं ये IRGC के लिए अंत की बात होगी, और युद्ध कितना फैलेगा ये कोई भी नहीं कह सकता है। पर भगवान सद्बुद्धि दे, मैं मानता हूं IRGC ऐसी कदम नहीं उठाएगा और थोड़े दिनों में कोई न कोई रास्ता निकल पाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है विक्रांत सिंह जी, क्योंकि ट्रंप कभी गाजा के अंदर पूल पार्टी करते हुए वीडियो शेयर करते हैं, अभी उन्होंने अपने आप को गन के साथ एक वीडियो शेयर किया है, फोटो शेयर किया है। क्या ये जो फोटो पॉलिटिक्स है, जो वीडियो पॉलिटिक्स है, जो उनकी ट्रुथ पर जो बयान शेयर करते हैं, क्या वाकई में उसका इम्पैक्ट आ रहा है? और जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से मैं देखूं तो क्या इस वक्त ईरान अपर हैंड है और इसलिए ट्रंप बौखला रहे हैं और बार बार इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिनसे अमेरिका ही खुश नहीं? देखिए ट्रंप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, हम उसको इस तरह से नहीं देख सकते कि केवल वो बौखलाहट का ही नतीजा है। अभी जैसे आज उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को स्टेट ऑफ ट्रंप बोला है ट्रुथ सोशल मीडिया पे, वो इस तरह से एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप को इतना तो समझ में आ रहा है कि ये वॉर जो है अमेरिका के इंटरेस्ट के फेवर में नहीं जा रहा, ठीक है, उनको इतना तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ईरान के फेवर में या ईरान वहां पे विनिंग सिचुएशन में आ गया। आज स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, पहले ईरान ने उसको ब्लॉकेड किया था, अब उसने यूएसए को ब्लॉकेड किया है, तो ईरान को उसी के टेस्ट में समझाया गया है। और ईरान अब सरप्लस प्रोडक्शन में है, उसके पास जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको रिजर्व करने के लिए अब स्पेस नहीं बचा है, और ईरान की इकोनॉमी बहुत पैरिश हो रही है। आज का ही शायद न्यूज़ था 2 मिलियन रियाल इक्वल टू $1 हो चुका है, तो इन्फ्लेशन इज टू हाई, 220% वहां पे इन्फ्लेशन हो गया है, 74% के आसपास वहां पे, जिसमें जो आप कह रहे हैं कि 2 लाख रियाल के आसपास में वहां 2 चपातियां उसके अंदर आ रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज वेरी वेरी हाई। तो वहां ट्रंप एक गेम खेल रहे हैं। देखो, वो ईरान के अंदर जो रिजिम चेंज की वो जो बात कर रहे हैं ना, वो वहां पे वो पॉसिबल होता हुआ देखना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो वॉर बीच में जो ये सीज फायर वाला जो उन्होंने गेम खेला है, ये भी वो चाहते हैं कि ईरान के अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर वहां पे शुरू हो, और वो दिख भी रहा है। अगर हमने एक बार पहले भी यहां डिस्कस किया था कि वहां पे 3 पार्टीज हैं, IRGC है, एक वहां पे पॉलिटिकल जो पेजेश्कियान के नेतृत्व में है, और एक वहां थियोक्रेटिक जो रूलिंग क्लास है जहां पे वो खमनेई है, मुस्तफा खमनेई है। मुस्तफा खमनेई और पेजेश्कियान वहां बहुत हद तक इररिलेवेंट हो चुके हैं, और वहां पावर जो है सारी IRGC के हाथ में है। अब IRGC के अगेंस्ट वहां पब्लिक सेंटिमेंट्स नहीं है, उसने लोगों का सपोर्ट नहीं, वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। तो वहां IRGC के लिए जब तक युद्ध चलता रहेगा तब तक IRGC के रिलेवेंट है। जिस दिन युद्ध नहीं रहा या सीज फायर लंबा चल गया, IRGC के रिलेवेंट वहां खत्म होने लग जाएगी, लेकिन मुझे और पॉलिटिकल क्लास इंपॉर्टेंट बनने लगेगी। के अंदर जो बातचीत चल रही थी उसमें IRGC से तो कोई नहीं आ रहा था, तो वहां की गवर्नमेंट के लोग रहे थे। मैं वही कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, जैसे लोकसभा भारत के साथ आ रहे थे, भारत के साथ ये समस्या उनके साथ बातचीत क्यों नहीं हो रही? अगर वो IRGC के अगेंस्ट है और वो एक न्यूट्रल पोजीशन चाह रहे हैं, फिर तो बातचीत हो जानी चाहिए थी। जी, मैं वही, सारे समझौते तो वो हैं जो अटके हुए हैं, जो IRGC या कहिए कि अयातुल्ला खमेनेई के सपने हैं। देखिए, जैसे भारत और पाकिस्तान के रिलेशन में एक समस्या है कि वहां बात किससे करें। दिखने को में पॉलिटिकल क्लास दिखती है, लेकिन वहां पर जो पावर है वो मिलिट्री के पास में है। अब कुछ हालात ईरान में भी वैसे होते जा रहे हैं, हालांकि अरागाची और कुछ नेता वहां पे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सारी कोशिशें हैं उसके वैलिडेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। अप्रूवल उनको IRGC से ही लेना पड़ेगा, IRGC एग्री होगी तो वो सीज फायर होगा, तो वहां पर कॉम्प्रोमाइज हो पाएगा, कोई मतलब ये हुआ ना कि भाई IRGC वहां पावर में है, जो पॉलिटिकल डिसीजन को भी वहां पे चेक कर रही है कि सही है या नहीं है। बिल्कुल इन्फ्लुएंस कर रही है। तो मतलब IRGC के साथ बातचीत होगी वहां जब भी होगी, जब भी IRGC अयातुल्ला खमेनेई के सपनों को पूरा करने के लिए लग रही है। वो तो पूरे तरीके से खमेनेई की सेना है ना,
क्या वाकई में समझौता इस बात पर हो सकता है कि भाई अयातुल्ला खमेनेई को मार दिया गया है, IRGC बैक कर जाएगा, आप परमाणु परीक्षण भी रोक दीजिए, आप यूरेनियम संवर्धन को भी उनको सौंप दीजिए, आप बाकी ट्रेड्स को भी रोक दीजिए, फ्रीज मनी को भी मत छोड़िए, ये समझौते हो सकते हैं क्या? देखिए, अब इसमें पुतिन एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। कल भी पुतिन की लगभग 1.5 घंटे बात हुई है ट्रंप से, और चाइना भी वहां पे रोल प्ले कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहना चाइना के फेवर में भी नहीं है, और इस स्ट्रगल का लंबा खींचना पुतिन के फेवर में भी नहीं है। तो पुतिन और शी जिनपिंग भी बैकडोर डिप्लोमेसी वो कर रहे हैं, और वहां पे वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आकर निकले। तो अब वहां पे ईरान अकेला पार्टी नहीं बचा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद अब पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर एक क्राइसिस का संकट तो है ही है। अब वहां पर पूरी जो चाइना हो गया, इंडिया हो गया, रशिया हो गया, ये सब एक पार्टी है उसमें। ठीक, तो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको खुलवाने के लिए केवल ईरान नहीं, ये सारे लोग भी कोशिश कर रहे हैं। अब वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ब्लॉकेड है वो ट्रंप कार्ड बन गया। ठीक, हमें समझना पड़ेगा, ये समझना भी पड़ेगा कि भाई एक तरफ तो पुतिन खुद फंसे हुए हैं यूक्रेन के साथ। अब क्या वो नाटो को लेकर अमेरिका से डील करेंगे कि भाई आप नाटो को डिसॉल्व कीजिए, मैं इधर से सपोर्ट अपना ले लूंगा? ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि वो भी तो जानता है कि अमेरिका फंसा हुआ है। बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह से ट्रंप बहुत सालों से ये धमकी दे रहे हैं कि मैं नाटो से बाहर हो जाऊंगा, स्पेन को लेकर के उन्होंने जिस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं, मेलोनी को लेकर के उनके साथ जिस तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है, फ्रांस के जो इमैनुअल मैक्रो के साथ जिस तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है, कल आप देखिए वहां पर जो ब्रिटिश प्रिंस जब जाते हैं तो वो उनको बोलते हैं, है ना, कि अगर हम नहीं होते तो आप सब जर्मन बोल रहे होते। उन्होंने भी रिप्लाई किया, हम नहीं होते तो आप लोग फ्रेंच बोल रहे होते। तो ये दिखा रहा है कि वो रिलेशन कैसे हैं। इसलिए बिल्कुल ये हो सकता है कि ट्रंप नाटो को डिच करके वहां से निकल जाए और पुतिन इधर इनको कॉम्प्रोमाइज करे। ठीक है, इकलव, क्या वाकई में ट्रंप ने जितनी जल्दबाजी के अंदर ईरान के साथ वॉर को शुरू किया, क्या ट्रंप को धीरे धीरे समझ में आ गया कि वॉर अमेरिका के हित में नहीं है? पहली चीज। दूसरा, इस वॉर को अगर अमेरिका लंबा खींचेगा तो वर्ल्ड वाइड उसकी इमेज खराब होगी। क्या इसलिए सिर्फ बयानों के जरिए डेडलाइन को आगे बढ़ाकर ईरान पर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है? क्योंकि हॉर्मुज ब्लॉक है और वहां से ईरान की इकोनॉमी पूरे तरीके से क्राइसिस पे आ रही है। खरा द्वीप से कोई नया प्रोडक्शन है नहीं, वहां पर स्टोर करने के लिए कुछ बचा नहीं, सप्लाई चेन पूरी बाधित है, और वही वहां की बैकबोन है इकोनॉमिकली। और क्या, एक और सवाल मेरा, कि रूस और अमेरिका की बातचीत में क्या इसको हम ईरान के साथ समझौता, दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ समझौता, इधर से गल्फ कंट्री का पूरा ब्रेकडाउन और उधर से एक तरीके से नाटो का ब्रेकडाउन, ये डील हो सकती है? देखिए विजेंद्र जी, आपने सही कहा, लेकिन एक बात है विजेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप को स्वयं ये समझ में आया है या नहीं ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन ट्रंप को एक बात समझ में आ गई है कि जो उन्हीं के देश में जो कॉमन अमेरिकन्स का जो पब्लिक ओपिनियन है वो इस वॉर के फेवर में नहीं है। ठीक है, और देखिए अब ऐसा, लेकिन देखिए विजेंद्र जी, इंपॉर्टेंट क्या है कि यदि अगर आपको ऐसा समझ में आ गया है तो जो लीस्ट आप कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि अपनी भाषा पे संयम रखो, जो कि अभी हम उनके अन्य वैश्विक लीडर्स से जो उनके कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, तो वो भाषा पे संयम नहीं रखने की वजह से ऐसा हो जाता है जैसे जले पे नमक छिड़क देना। पहले ही आपसे परेशान है और उसके बाद आप उनकी बेइज्जती भी कर दो। उसके बाद देखिए, मतलब विजेंद्र जी, ऑनेस्टली मैं एक बार कोई ये कह रहा था, लेकिन मुझे सीरियसली ऐसा लगता है कि अमेरिका का जो अगला राष्ट्रपति होगा ना, उसका शायद आधा कार्यकाल बाकी के देशों से माफी मांगने में ही लग जाएगा, संबंध वापस सुधारने में। तो अब आप मोदी जी की बात कर लीजिए, आप देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी से क्या प्रॉब्लम है। एज सच इंडिया और अमेरिका का डायरेक्ट कोई कन्फ्रंटेशन है ही नहीं, लेकिन मोदी जी से पहले जो एक अमेरिका के राष्ट्रपति का जो वैश्विक जलवा हुआ करता था, और मैं समझता हूं कि 2014 के बाद किसी अन्य देश के किसी लीडर ने जो एक अपनी वैश्विक पहचान बनाई है, मैं मानता हूं विजेंद्र जी पर्सनली कि ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक व्यक्तिगत ईर्ष्या का कारण बना है। और उसी की वजह से आप देखेंगे कि किस तरह के, मतलब इंडिया के बारे में कमेंट्स आते रहते हैं, कभी कभी मोदी जी के बारे में भी वो अजीब सी बातें कर देते हैं। और आप देखिए एशिया के रीजन में भी क्या हो रहा है विजेंद्र जी, अब इनको क्या है कि इनको चाहिए कि इनको चाइना और इंडिया दोनों पे कंट्रोल चाहिए, दोनों को रोकना है। वो संभव ही नहीं है, आपको एक ना एक एक के साथ अलाय करना ही पड़ेगा। और एक अंत में विजेंद्र जी देखिए, एक मतलब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये इस कॉन्टेक्स्ट में इनकी फितरत को समझाने के लिए, ये जो अपना आईपीएल होता है ना, आजकल आईपीएल का सीजन चल रहा है, तो इसमें एक इम्पैक्ट प्लेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था
3 साल पहले, जिसमें कि जो आपकी घोषित टीम है ना, उसके अलावा आप किसी और प्लेयर को इंट्रोड्यूस कर सकते हो लेटर फेज ऑफ द मैच में बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करने के लिए। तो ये जो पाकिस्तान टाइप के लोग हैं ना, मतलब शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर, ये अमेरिका के इंपैक्ट प्लेयर्स हैं। आप देखिए कि मतलब खुद की सीधी लड़ाई में जहां तक ये जा सकते थे जा चुके, जब उसके बाद रिजल्ट नहीं मिल रहा शब्द को तो थोड़ा सही कर दूं, दरअसल मेरी नजर में इंपैक्ट प्लेयर नहीं, इनफैक्ट प्लेयर है। नहीं, इंपैक्ट प्लेयर है लेकिन इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते जी। बात यह है कि मतलब उन्होंने ये सोचा था कि हम इनको इंपैक्ट प्लेयर की तरह इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन वो मिजरेबली फेल कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं मुद्दे पर वापस आता हूं। कल क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? क्योंकि ये सिर्फ हॉर्मुज, ईरान और अमेरिका नहीं है, वैश्विक अर्थव्यवस्था इससे कनेक्ट है। आपको लग रहा है कि एक बार फिर से मैसिव अटैक हॉर्मुज के आसपास नजर आ सकते हैं कल के बाद, कि अगर अमेरिका के अंदर ट्रंप को 30 दिन की और मोहलत मिलती है, जो ले सकता है, वो बाकायदा नियम के हिसाब से ले सकते हैं, तो उसमें आपको लगता है मैसिव अटैक के जरिए अब ईरान को कंट्रोल करने की कोशिश होगी, या ये जो बायलैटरल बातचीत चल रही है इसी से होगा? देखिए विजेंद्र जी, एक बात तो मतलब मुझे इसमें कोई संशय ही नहीं है कि ये जो कांग्रेस की ट्रंप को इजाज़त देने की बात हो रही है ना, इसमें इससे ट्रंप का कोई लेना देना ही नहीं है। ट्रंप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप पहले भी देखेंगे ना, मतलब हिस्ट्री में जो आज शहबाज शरीफ के साथ जो ट्रंप कर रहे हैं, वही रिचर्ड निक्सन ने याया खान के साथ किया था। तो इन लोगों को इन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसके कई वर्क अराउंड्स होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है विजेंद्र जी, मुझे यही लगता है कि जो पब्लिक ओपिनियन अमेरिका में है, और इलेक्शन भी है 6 महीने के बाद, एग्जैक्टली जो मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उसकी वजह से जो पब्लिक ओपिनियन की वजह से ट्रंप के साइड के रिप्रेजेंटेटिव्स पे भी प्रेशर है कि क्योंकि अल्टीमेटली बाद में उनको भी तो चुनाव में जाना है ना, उनका तो पूरा करियर पड़ा है। लेकिन विक्रांत जी, क्योंकि देखिए सिचुएशन फंसी हुई है। अब मानिए अगर हॉर्मुज से अमेरिकी नेवी वापस बैक करती है तो अमेरिका की इंसल्ट है, नहीं करती है तो वो चौक पॉइंट बना हुआ है, कल डेडलाइन है। मैं इसको इसलिए समझना चाह रहा हूं कि वहां क्या यही स्थिति बनी रहेगी अगले 10-15 दिन के लिए, या अमेरिका हो सकता है कि भाई ये कहे कि भाई बहुत हो गया, बहुत टाइम दे दिया, जिस तरीके से ट्रंप अपने बयान के जरिए भी कह रहे हैं, और एक मैसिव अटैक के जरिए ईरान को खंडर बनाते हुए नजर आए वो। और उस दौरान क्या पुतिन के साथ बातचीत ये हुई होगी कि भाई हम ईरान पर अगर मैसिव अटैक करें तो आप सपोर्ट में मत आइएगा? देखिए, पिछले 2 दिन से जो घटनाक्रम हुए ना, उससे मुझे जो लगता है कि ट्रंप एक डिसिसिव स्टेप लेंगे कोई ना कोई। अभी 6 जीसीसी जो नेशन से खाड़ी देश हैं, वो उनकी कल बैठक भी हुई थी जद्दा के अंदर। उधर यूएई जो है वो ओपेक से बाहर निकल गया है ना। यूएई का ओपेक से बाहर निकलना एक तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए रिलीफ है, क्योंकि वहां सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो पेट्रोलियम की प्राइसेस वहां स्थिर रहेगी, है ना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेड को मुझे ऐसा लगता है ट्रंप थोड़ा कंटिन्यू रखेंगे। वो चाहेंगे कि ईरान की इकोनॉमी और ज्यादा शटर्ड हो और वहां पब्लिक एंगर जो है वो आईआरजीसी के अगेंस्ट है, और जो उनकी स्टाइल है उसमें वो रिजीम चेंज ऑपरेशंस वहां पे कोई ना कोई करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि फाइनली इजराइल और जो यूएसए का जो शुरू हुआ था, ये रिजीम चेंज के ऑब्जेक्टिव के साथ ही हम उस ईरान के बारे में बात कर रहे हैं जहां अभी 20 दिन पहले खबर आई कि 12 लाख बच्चे आईआरजीसी के साथ कनेक्ट हो गए, जिनकी उम्र 10 साल 12 साल। आप समझिए, वहां इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि वहां महंगाई कितनी है, वहां ये फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि हम जिएंगे या मरेंगे। वहां इससे फर्क पड़ रहा है कि जो सपना अयातुल्ला खमेनोई ने देखा या जो उनको मजहब के हिसाब से सिखाया गया है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि अंतिम व्यक्ति भी जिंदा रहा तो अमेरिका से लड़ेंगे। फिर कैसे आईआरजीसी के अगेंस्ट वहां माहौल हो? अमेरिकन्स आर वेरी एक्सपर्ट ऑफ रिजीम चेंज ऑपरेशन, है ना। वो आईआरजीसी के अंदर स्प्लिट क्रिएट करके वहां से ही कोई सिविल वॉर जैसा या कॉन्फ्लिक्ट जैसा वहां पे वो क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी संभावनाएं मुझे ज्यादा लगती है। अभी जो सिचुएशन है उसमें ट्रंप अब डायरेक्ट एक्शन से थोड़ा सा अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। जैसा अभी एकलव्य जी ने कहा कि वहां पब्लिक सेंटीमेंट भी अब यूएसए के अंदर डायरेक्ट एक्शन के लिए नहीं है, तो वो दूसरा रास्ता उसका देखेंगे। तो मोसाद है या सीआईए है, ये मिलकर के वहां कुछ ऑपरेशंस वहां पे करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कल के बाद कोई मैसिव अटैक नहीं होना है, लेकिन ब्लॉकेड रहेगा, ईरान के अंदर होना है और ईरान के जरिए अमेरिका करेगा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है विजेंद्र जी की इसमें आपकी इजाजत से एक पॉइंट ऐड करूं कि ये जो बात कर रहे हैं ना कि दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन मुझे लगता है जो अभी होती कई समय से जो चीज होते हुए दिख रही है ना, कि ट्रंप समय समय पे एक ईरान के लिए जाल फेंक रहे हैं और वो चाहते हैं कि ईरान कुछ ऐसा करे जिससे उनको वो लाइसेंस मिल जाए वो डायरेक्ट एक्शन लेने का। मैं समझता हूं कि अभी कुछ समय तक के लिए यूएस की स्ट्रैटेजी ये बनी रही। कर्नल देवानंद जी, आपको भी लगता है कि ये पूरा माहौल बनाया जा रहा है? क्योंकि आज से 30-35 दिन पहले वर्ल्ड वाइड माहौल ये था कि अमेरिका दादागिरी कर रहा है, लेकिन ये सेंटीमेंट चेंज हुए हैं
कि ईरान भी बातचीत नहीं करना चाह रहा है। क्या ये एक सेंटिमेंट को चेंज किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड, ताकि जब अमेरिका एक मैसिव अटैक करे तो वर्ल्ड वाइड उसके एंगर के साथ कोई खड़ा ना हो, उल्टा उसके साथ खड़े हो कि चलिए हॉर्मुज खुलेगा, अर्थव्यवस्था वापस होगी, देश के अंदर दुनिया के अंदर हालात सामान्य होंगे, तो सब सपोर्ट करते हुए, चाहे सीधे सपोर्ट ना करे, पीछे से कुछ ना बोलना भी सपोर्ट करना होता है। क्या ये रणनीति हो सकती है? जी देखिए, युद्ध में हर प्रकार की रणनीति हर देश बनाता है, हर अपोनेंट पार्टीज बनाती हैं। अब ये बिल्कुल इन्होंने बनाई होगी, क्योंकि जब ये पहले 28 फरवरी को जब हमला किया गया था, इनका पहला मकसद था कि उनकी लीडरशिप को एलिमिनेट करते हुए कोई रेजिम चेंज की प्रक्रिया होगी, जो फेल हो गया। वो इनका प्लान बी एक्शन में ऑलरेडी आ गया। इजराइल ने स्ट्राइक करना शुरू किया, करते ही फिर दूसरा, ये प्लान बी और प्लान सी चलते रहेंगे। पर जो आपका मुख्य प्रश्न है कि क्या कल के बाद कोई स्थिति बदलने वाली है, देखिए जहां तक आपने खुद ने बताया विजेंद्र जी, और जो मैं समझ पाया हूं, IRGC एक वैचारिक संगठन है, और वो अपने धर्म के नाम पर, धर्म के जो उनका गुरु है, जिसको पॉलिटिकली सुप्रीम लीडर का नाम दे रखा बेवकूफ बनाने के लिए, वो उसकी सेना है। और वो जब उसको मार दिया किसी ने, और आने वाली कई पीढ़ियों को भी निपटा दिया इजराइल और अमेरिका ने, तो मुझे नहीं लगता वो कहीं भी समझौता करेंगे। लेकिन अब समस्या क्या आ गई है कि पॉलिटिकली ईरान में अब कोई बचा नहीं है, और ईरान का कंट्रोल IRGC के जो भी लोग हैं, गिने चुने जो लीडर्स हैं, जो कोई भी नहीं पता, उनके हाथ में आ गया है। अब उनके हाथ में आ गया, जिस प्रकार से हम कल की चर्चा कर रहे हैं, और अभी हमारे साथी बता रहे थे कि उनके तेल की इतनी लिमिट आ गई है कि अगर वो अब कहीं उनको रखने, स्टोरेज की जगह नहीं है, और अगर स्टोरेज की जगह समाप्त हो गई तो वो उनकी मशीन बंद हो जाएंगी, तो उसके बाद उनको रीस्टार्ट करना बहुत महंगा प्रोसेस होता है। तो जो IRGC है उस पर क्या ये दबाव काम करेगा या नहीं करेगा, बस सिर्फ ये है। अन्यथा ये लोग, मैं ये मानता हूं, इनका अंत के अंदर इलाज या तो कोई इनके अंदर से स्प्लिट होकर के कोई अमेरिका या दुनिया की शांति वाली सेनाओं के साथ मिल जाए और इनको बर्बाद करे, अन्यथा इनका खतरा दुनिया के ऊपर मंडरा रहा है। और कल का दिन जो ट्रंप के लिए 60 दिन की सीमा है, उससे मैं सहमत हूं, हमारे साथी और आपसे भी कोई फर्क नहीं ट्रंप पे पड़ता है। पर हां, जब कभी भी या तो 10-15 दिन के अंदर अंदर वहां पर स्प्लिट होकर के ये खुद सरेंडर कर देंगे कि भाई अब समय नहीं है। क्योंकि देखिए, जितने भी आतंकवादी होते हैं ना, जब इनकी पिटाई होने लगती है तो ये भागने में देरी नहीं करते। ये तब तक करते हैं जब तक इनको महिला, बच्चे, इनको ढाल ना मिले। और हम सब, आपने एक चीज कही कि लाखों बच्चे ज्वाइन, मैं नहीं मानता। मेरा श्रीलंका का भी तजुर्बा है, जब मैंने 8 साल के बच्चे को AK-47 देखते सड़क पे घूमते देखा है, और मैंने विभिन्न इंसर्जेंसी ऑपरेशन में जो देखा है, ये लोग जबरदस्ती, अंडर प्रेशर, और इनको इंडोक्ट्रिनेट करके ये लाते हैं। पर मैं देखता हूं इसका अंत ज्यादा देर ये युद्ध नहीं चलेगा। या तो IRGC की स्प्लिट होकर के खत्म हो जाएगा, अन्यथा एक दिन वो कोई न कोई गलती करेंगे। और जैसे आपने कहा, दुनिया का एक ओपिनियन बन रहा है, पहले अमेरिका के इजराइल के खिलाफ था, अब ये IRGC के खिलाफ है, भाई तुम मान जाओ, अन्यथा आपको हम खत्म करेंगे। और लास्ट बात जो मैं कहना चाहूंगा, देखिए डिप्लोमेसी और अंतरराष्ट्रीय जो विषय होता है, इसमें कोई किसी का दोस्त नहीं है। आज के दिन कल UAE ने अपना उससे हट गया है, ये ओपेक कंट्रीज से। इसका सबसे बड़ा असर रूस के ऊपर पड़ा। अगर हमें याद हो, थोड़े वर्षों पहले रूस की इकोनॉमी खत्म हो गई थी, कुछ ऐसा एक स्टेप लिया गया था। तो अब लग रहा है कि मुझे अमेरिका, रूस और चीन का भी एक तरह बहुत नुकसान हो चुका है। तो कहीं न कहीं IRGC पे दबाव बनेगा। वो मानता है तो ठीक है, और नहीं मानता है तो मैं मानता हूं, आपने खुद ने कहा कि खर्ग आइलैंड को अगर ध्वस्त कर दिया जाए, उसके बाद 90% उसके तेल बेचने का साधन ही बंद हो जाएगा, उसकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी, पैसा नहीं होगा। तो ये सिचुएशन अभी वेट एंड वॉच है। मैं मानता हूं 5-10 दिन में क्लियर हो कल बहुत कुछ नहीं होना है। विजेंद्र जी, मैं हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए। 2 डेवलपमेंट हुए हैं। एक तो मार्क रूबियो के पिछले 2 दिन के जो स्टेटमेंट्स हैं, हमें उन पे गौर करना चाहिए। वो बार बार ये कह रहे हैं कि हम ईरान पे और सैंक्शंस लगाएंगे, और अभी इकोनॉमी अभी जिस कंडीशन में हम इससे और ज्यादा उसको डिटेरिएट कर देंगे। इसका मतलब वो इस पर आगे बढ़ रहे हैं, इस प्लान के ऊपर। मार्क रूबियो एक सेंसिबल पर्सन है, वो जब भी बोलते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ बात रहती है। ठीक है। दूसरी चीज, पाकिस्तान ने वहां 6 एंट्री पॉइंट्स उनको दिए हैं वहां से ट्रेड करने के लिए ईरान की। अभी जो सिचुएशन है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की परमिशन के बिना पाकिस्तान ऐसा करने की हिम्मत कर सकता है। तो ये मुझे लगता है कि IRGC के अंदर स्प्लिट क्रिएट करने की एक कोशिश है, क्योंकि वहां भी क्या है, IRGC एक प्रोफेशनल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो वहां पे एक थियोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है जो वहां की इकोनॉमी को भी कंट्रोल करता है। तो उनके अपने अपने वेस्टेड इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, दे आर द एनफ करप्ट पर्सन। तो उनको खरीदना या उनको
स्प्लिट क्रिएट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मैं इसको वाइंड अप करना चाहता हूं क्योंकि सबके जहन में ये है कि भाई कल के बाद ऐसा तो नहीं है कि एक बार फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं विक्रांत जी कि युद्ध नहीं होगा, ईरान के अंदर ही अंतर्द्वंद होगा और उसी के जरिए उसको खत्म करते हुए या इस युद्ध को खत्म किया जाएगा। मैसिव इंपैक्ट अब नहीं आना है, जो आना था वो आ चुका है, आप ये कह रहे हैं? जी ठीक है, मिलिट्री इंपैक्ट नहीं आएगा बट इकोनॉमिक इंपैक्ट आएगा। इकलव भाई, आप भी मानते हैं कि अब बहुत बड़ी वॉर कहीं नहीं होनी है, बस ये है कि किस लेवल तक आकर ईरान को बातचीत की टेबल तक लाना है, फिलहाल बस उस रणनीति पर काम हो रहा है। देखिए इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है विजेंद्र जी की, जैसे पहले भी बताया कि अमेरिका की दो ही स्ट्रैटेजी है, टू फोल्ड स्ट्रैटेजी है। एक तो ये कि इसको लंबा खींचने से जो आपने बताया ईरान टेबल पे आ जाए, और दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि ईरान कोई ऐसी गलती कर दे कि अमेरिका को एक निर्णायक कदम उठाने का रास्ता। ऐसी गलती मतलब आप ये कह रहे हैं कि हॉर्मुज में जो अमेरिका के नेवी और युद्धपोत हैं उन पर सीधा अटैक कर दे? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कुछ इसी टाइप का, जिसकी मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। परंतु एक बात है विजेंद्र जी कि देखिए जैसे हम लोग राजनीति का विश्लेषण करते हैं ना, उसी तरह विश्व के इतिहास में जो इस एक सबसे बड़े जो माने जाते हैं राजनीतिक विश्लेषक, उनका नाम था हेनरी किसिंजर। वो अमेरिका के ही थे। उन्होंने कहा था कि अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक हो सकता है, परंतु अमेरिका का मित्र होना तो आत्महत्या है। तो मैं समझता हूं इन सारी चीजों का जो सबसे बड़ा इंपैक्ट हुआ है ना, जो इतने वर्षों से अमेरिका ने काम करके अपना एक जो वैश्विक मतलब रिलेशंस क्रिएट करे थे, इसका सबसे बड़ा फॉल आउट वही रहा है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बहुत से देश ऐसे थे जो आत्महत्या करने की कगार पर थे, वो बाहर हो गए हैं। बिल्कुल, कम से कम समझ गए हैं, कम से कम समझ गए हैं कि विजेंद्र जी आप यूरोप में देख लीजिए ना, चक्कर में आत्महत्या करने की कगार पे पहुंच गया। नहीं देखिए विजेंद्र जी, पाकिस्तान की तो दूसरी समस्या है, पाकिस्तान जिस तरह के डेट में है, तो मतलब ठीक है सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कर्नल देवानंद जी, एकलव्य जी और विक्रांत जी, आपका भी शुक्रिया। ये प्रोग्राम इसलिए किया क्योंकि आपको कई जगह ऐसा दिख रहा होगा कि भाई ऐसा तो नहीं है कल से विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। फिलहाल परिस्थिति ऐसी नहीं है। कल के बाद ट्रंप के पास 30 दिन का ग्रेस पीरियड और है, और ये मानकर चलिए कि अब बहुत मैसिव इंपैक्ट होगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। लेकिन किस तरीके से इस वॉर को टालते हुए जो जियोपॉलिटिक्स है उसको स्थिर करते हुए, हालातों को सामान्य करते हुए सीज फायर या युद्ध विराम होता है या इसका सोल्यूशन निकलता है, पूरी दुनिया बस इसी पर काम कर रही है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।